23 नवंबर 1985 ग्रीस की राजधानी एथेंस से फ्लाइट इजिप्ट एयर 648 जो कि एक बोइंग 737-200 प्लेन था, रात के 8 बजे 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरती है। इसे तकरीबन 2 घंटे का सफ़र तय करके इजिप्ट की राजधानी काहिरा पहुंचना था, लेकिन प्लेन के उड़ने के मात्र 10 मिनट बाद जब ये मेडिटेरियन सी के ऊपर पहुंचती है तो इस फ्लाइट में मौजूद 89 पैसेंजर्स में से 3 पैसेंजर्स अपने सीट से उठते हैं और अपने हाथों में पिस्तौल और ग्रेनेड्स लेकर हवा में लहराने लगते हैं और पायलट और क्रू मेंबर्स को धमकाने लगते हैं। देखते ही देखते इनका लीडर प्लेन हाईजैक कर लेता है और पायलट को चुपचाप प्लेन को लिब्या ले जाने के लिए मोड़ने की धमकी देता है। पर क्योंकि इस फ्लाइट में इतना फ्यूल नहीं था कि ये प्लेन लिब्या तक जा सके, इसलिए इस प्लेन की लैंडिंग लोकेशन हाईजैकर्स माल्टा सेट करते हैं। उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था, प्लेन माल्टा में लैंड करती, वहाँ से इसकी रिफ्यूलिंग होती और वो फिर से इसे उड़ाकर लिब्या एयरपोर्ट ले जाते। पर शायद उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माल्टा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इसे बेवकूफ़ी कहिए या होशियारी, वहाँ के ऑथोरिटीज़ ने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी जिसने न सिर्फ इस प्लेन में मौजूद 86 पैसेंजर्स में से 56 पैसेंजर की जान ले ली, बल्कि इस पूरे हाईजैक को दुनिया के इतिहास का सबसे ब्रूटल हाईजैकिंग केस बना कर रख दिया। इस स्ट्रगल में 2 हाईजैकर्स मारे तो गए, पर जो इसका मास्टरमाइंड था उसे मात्र 7 साल की सज़ा के बाद ही माल्टा अथॉरिटीज़ के द्वारा रिलीज़ भी कर दिया गया। और यही चीज़ हमें इन सवालों पर ले आती है कि आखिर उस दिन माल्टा एयरपोर्ट पर हुआ क्या था। आखिर कैसे हाईजैकर्स ने इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान ले ली और इतनी हत्याएं करने के बाद भी कैसे इसका मास्टरमाइंड 7 साल के बाद जेल से छूट गया। पर इससे पहले हम इन सवालों का जवाब तलाशे, आइए 23 नवंबर की उस घटनाक्रम को विस्तार से जानते हैं। 23 नवंबर के उस दिन एथेंस एयरपोर्ट पर सामान्य से अधिक भीड़ थी। हर कोई जल्दीबाजी में था और हर पैसेंजर्स के बैग्स एयरपोर्ट पर मौजूद एक्सरे मशीन द्वारा स्कैन किए जा रहे थे। टोनी लायंस, जो कि एथेंस से काहिरा जाने वाली फ़्लाइट 648 को बोर्ड करने वाले थे, वो भी एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहाँ उन्हें सेम फ्लाइट में चढ़ने वाले और भी पैसेंजर्स दिखाई दिए। पर जैसे ही वो बोर्डिंग गेट पर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि काहिरा जाने वाली फ़्लाइट में अभी डिले है और अब उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। टोनी लायंस को इस बात से थोड़ी भी दिक्कत नहीं हुई कि उनके लिए फ़्लाइट्स का डिले होना आम था, पर उनकी नज़र 3 ऐसे पैसेंजर्स पर पड़ी जो इस अपडेट को सुनकर काफ़ी नाराज़ हुए। तकरीबन 4 घंटे के डिले के बाद फाइनली जब फ्लाइट डेस्क काउंटर ओपन हुआ, लोग हड़बड़ी में लाइन में लगने लगे और इसी रश में वो 3 पैसेंजर्स ने धक्का देकर एक ऑस्ट्रेलियन महिला को लाइन से बाहर निकाल दिया, जिस पर टोनी ने बीच बचाव करते हुए उसे वापस से लाइन में खड़ा करवाया। एक एक करके लाइन आगे बढ़ी, सभी ने अपने पासपोर्ट्स दिखाए और अब बारी आई वो 3 लोगों की। तीनों ने अपने पासपोर्ट्स दिखाए। उन तीनों का नाम ये था, पहला उमर रज़ाक, दूसरा सलीम चाकोरे और तीसरा नूर अलुद्दीन मोहम्मद। ये तीनों कोई और नहीं बल्कि अबू निदाल गैंग के पैलेस्टीनियन मेंबर्स थे और उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के साथ न सिर्फ फ्लाइट में एंट्री ले ली, बल्कि स्कैनर्स से बचते बचाते वो वेपन्स को लेकर फ्लाइट में चढ़ गए और फ्लाइट के उड़ान भरने के मात्र 10 मिनट बाद ही उन्होंने अपना मिशन शुरू कर दिया। उमर रज़ाक, जो कि इस हाईजैकिंग का लीडर था, उसने पहला मुंह लेते हुए पिस्तौल्स निकाले और लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया और इसके बाद उसने पायलट को फ्लाइट लिब्या मोड़ने की धमकी दी। पर क्योंकि कैप्टन हानी का लाल काफ़ी चालाक थे तो उन्होंने तुरंत हाईजैकर्स से रिक्वेस्ट की
वो फ्लाइट को माल्टा में लैंड कर सकते हैं, क्योंकि लिब्या जाने के लिए उनके पास इनफ फ्यूल नहीं था। हाईजैकर्स इसके लिए मान गए, पर इसी बीच इस प्लेन में मौजूद एक इजिप्टियन स्काई मार्शल ने गन से उन हाईजैकर्स पर हमला बोल दिया, जिस वजह से प्लेन के अंदर फायरिंग दोनों साइड से शुरू हो गई। और इस मुठभेड़ में न सिर्फ स्काई मार्शल घायल हुए, बल्कि इससे प्लेन के बॉडी में काफ़ी बुलेट्स लगने से उसमें होल भी हो गए। और क्योंकि प्लेन 35,000 फुट की ऊंचाई पर था, तो यह अनबैलेंस होना शुरू हो गया। इसलिए कैप्टन गलाल ने प्लेन को 14,000 की ऊंचाई पर लाने के लिए एक गहरा गोता लगा दिया। पर इस वक्त प्रेशर इतना ज़्यादा था, कैप्टन गलाल प्लेन को स्टेबल रखने में कामयाब ही नहीं हो पा रहे थे। और ऐसा लग रहा था मानो अब ये प्लेन सीधा समंदर में जाके डुबकी लगा देगा। पर किसी तरह वो 14,000 की ऊंचाई पर पहुंचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने माल्टा में मौजूद ल्यूका इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लैंडिंग परमिशन के लिए कांटेक्ट किया। पर यहाँ की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यहाँ लैंडिंग परमिशन देने से सख्त मना कर दिया। कैप्टन गलाल उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज़ उन्हें लैंड करने दिया जाए, नहीं तो इसमें मौजूद सारे पैसेंजर्स की मौत के जिम्मेदार वो भी होंगे। पर ल्यूका एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने अपने लैंडिंग रनवे लाइट्स ऑफ करा दिए, ताकि रात के अंधेरे में कोई भी प्लेन यहाँ लैंड नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद कैप्टन गलाल ने बहादुरी और समझदारी दिखाते हुए प्लेन को माल्टा एयरपोर्ट पर लैंड करा ही दिया। और इस लैंडिंग के बाद शुरुआत हुई इस इंसिडेंट के दूसरे चैप्टर के। प्लेन के किसी तरह लैंड होने के बाद माल्टा फोर्सेस ने प्लेन को चारों ओर से घेर लिया और माल्टे से प्रीमियर कार्मेनो मिप्सू बोनिची भागते हुए एटीसी टावर पहुंचे, जहां उनका काम नेगोशिएशंस को हैंडल करना था। दरअसल इस वक्त पर प्लेन के अंदर मौजूद 3 हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर सलीम इजिप्टियन स्काई मार्शल के हमले से बुरी तरह घायल था। और इसलिए रज़ाक ने सबसे पहले बोनिची से डॉक्टर, इंजीनियर्स और प्लेन रिफ्यूलिंग की डिमांड रखी, ताकि उसके साथी के इलाज के साथ प्लेन की भी मरम्मत हो सके। पर बोनिची ने रज़ाक को इसके लिए कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ने की शर्त रख दी, जिससे ना चाहते हुए रज़ाक को शर्त मानना पड़ा और उसने 16 फिलिपिनो और 16 इजिप्टियन पैसेंजर्स को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर की एक टीम प्लेन के अंदर पहुंची और उन्होंने सलीम को चेक करके डेड करार दे दिया, जिससे रज़ाक गुस्से से पागल हो गया। और जब डॉक्टर्स घायल स्काई मार्शल को ले जा रहे थे, तो उसने उन पर फिर से गोली चला दी। हालांकि बाद में स्काई मार्शल की जान बच गई थी, पर उस वक्त पर डॉक्टर्स ने जानबूझकर रज़ाक के सामने उसे डेड अनाउंस कर दिया था। इस नेगोशिएशंस के खत्म होने के बाद रज़ाक ने अथॉरिटीज़ से फ्यूल रिफिल करने की डिमांड करी, पर अथॉरिटीज़ इस पर अटकी थी कि उसे फ्यूल रिफिल करने तभी दिया जाएगा जब वो सारे पैसेंजर्स को छोड़ दे, जिस पर रज़ाक को गुस्सा आ गया और उसने रिफ्यूल में देरी होने पर हर 15 मिनट के बाद एक पैसेंजर्स को मारकर बाहर फेंकने की धमकी दे डाली। पर उसकी इस धमकी को माल्टा अथॉरिटीज़ ने सीरियसली नहीं लिया और आगे चलकर यही एक बड़े हत्याकांड का कारण बना। तकरीबन 3 बार फ्यूल की डिमांड करने के बाद जब माल्टा अथॉरिटीज़ ने रज़ाक के बात को सीरियसली नहीं लिया, तो रज़ाक ने एक एक करके पैसेंजर्स की लाश बिछानी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने 24 साल की एक इजराइल महिला ठेमर आरजी को आगे बुलाया और प्लेन के गेट पर उसे ले जाकर गोली मार दी। रज़ाक की दूसरी विक्टिम फिर से 23 साल की एक इजरायली महिला निर्जन मेंडलसन बनी। इन दोनों को शूट करने के बाद रज़ाक ने 3 अमेरिकन महिलाओं को आगे बुलाया और एक बार फिर माल्टा अथॉरिटीज़ को धमकाने की कोशिश की, लेकिन इसके जवाब में माल्टा अथॉरिटीज़ ने कहा
कि अब उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और जिससे गुस्सा होकर उसने 28 वर्षीय पैट्रिक बेकर और 38 वर्षीय स्कारलेट मारी को गोली मार दी। ये सारी इमरजेंसी की सिचुएशन देख फ्रांस, यूके और अमेरिका जैसे महाशक्तियों ने माल्टा अथॉरिटीज़ की मदद के लिए अपना हाथ आगे किया। इसके साथ साथ इजिप्टियन एम्बेसडर्स भी बोनीची पर लगातार दबाव बनाने में लगे थे, पर माल्टा में एक नॉन अलाइन गवर्नमेंट होने की वजह से वो अमेरिकन्स या इजराइलीज को अपने देश में आने नहीं देना चाह रहे थे। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि इस ऑपरेशन के बहाने वो माल्टा पर कब्जा न जमा ले। पर परेशानी ये भी थी कि अब ये नेगोशिएशंस उसके साथ से निकल चुका था और बिना बाहरी इंटरवेंशन के इस इवैक्यूएशन को पूरा कर पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए माल्टा अथॉरिटीज़ ने यूएस के कहने पर यूएस डेल्टा फोर्स द्वारा ट्रेन इजिप्टियन स्पेशल फोर्स को इस सिचुएशन में इंटरवीन करने का परमिशन दे दिया। इजिप्टियन यूनिट 777 को इसका कार्यभार सौंपा गया और इसके कमांडर मेजर जनरल कमल आटिया ने पूरे सिचुएशन का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद इस पूरे इवैक्यूएशन की प्लानिंग शुरू हुई और यह निर्णय लिया गया कि 25 नवंबर की सुबह जब प्लेन में खाना भिजवाया जाएगा तब सोल्जर्स केटर्स के कपड़े पहनकर प्लेन में घुसेंगे और दरवाजे को जाम करके अचानक से उन पर धावा बोल देंगे। और इस तरह शुरुआत हुई इस हाईजैकिंग के सबसे वर्स्ट चैप्टर की। सारी तैयारी करने के बाद यहाँ एक और बड़ी गलती इजिप्टियन कमांडोज द्वारा की गई। वो इस ऑपरेशन को लेके इतने ज़्यादा बेचैन थे कि उन्होंने इसकी शुरुआत तय समय से आधा घंटा पहले ही शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लोजिव्स से यात्री दरवाजे और सामान वाले डिब्बे के दरवाजे खोल दिए और इस ब्लास्ट में एक हाईजैकर नूर मोहम्मद मारा गया। पर इससे होने वाले स्मोक से प्लेन में मौजूद 52 यात्री, जिनमें गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उनका दम घुटना शुरू हो गया और अफसोस इस दौरान उन सभी की मौत हो गई। यानी कि जिस ऑपरेशन का मकसद पैसेंजर्स को बचाना था, उसमें बरती गई लापरवाही ने 50 से अधिक पैसेंजर्स की बेवजह जान ले ली थी। ऊपर से 5 और पैसेंजर्स को हाईजैकर्स ने गोलियों से भून डाला था। वही जिंदा बचे एक हाईजैकर रजाक ने अपना हुड और एक्सप्लोजिव्स उतार दिया और फिर उसने एक घायल यात्री होने का नाटक शुरू कर दिया। लेकिन कमांडो ने सेंट ल्यूक जनरल अस्पताल तक रजाक का पीछा किया और डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर वो उसे तलाशते हुए कैजुअल्टी वार्ड में घुस गए। अस्पताल में मौजूद कुछ यात्रियों ने जब उसे पहचान लिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार इस ब्रूटल हत्याकांड का अंत हुआ और इसमें 56 पैसेंजर्स, 2 हाईजैकर्स और 2 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। अरेस्ट होने के बाद अमेरिका ने माल्टा ने रजाक को उसे हैंडओवर करने की और उसके ट्रायल करने की काफ़ी रिक्वेस्ट की, पर यह भी माल्टा अथॉरिटीज़ का रवैया नेगोशिएशंस के वक्त जैसा ही रहा और उन्होंने खुद ही रजाक का ट्रायल किया, लेकिन उस पर कोई भी टेररिज्म के चार्जेस नहीं लगाए। उसे दूसरे ही चार्जेस पर ही ट्राई किया गया और सज़ा के रूप में उसे मात्र 25 वर्ष की कारावास सुनाई गई। अब आप खुद ही सोच के देखिए, एक ऐसा टेररिस्ट जिसने इतने लोगों की निर्मम हत्या कर दी हो, जिसने प्लेन हाईजैक करने जैसा टेररिस्ट एक्ट लीड किया हो, उसे माल्टा की अदालत ने मात्र 25 वर्षों की सज़ा सुनाई और इसके बाद भी उसे मात्र 7 वर्षों में ही रिलीज़ भी कर दिया गया। जिसके बाद रजाक इथियोपिया पहुंचा और वहां से सूडान पहुंचा, जहां घाना ऑफिशियल्स ने कई महीनों तक उसे बंदी बनाकर रख दिया, पर फिर किसी कारणवश उन्होंने उसे नाइजीरिया जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब वो नाइजीरिया पहुंचा तो वहाँ नाइजीरियन अथॉरिटीज़ ने उसे देश में घुसने से बैन कर दिया
और तो और उसे पकड़कर FBI के हवाले कर दिया और इस प्रकार एक बार फिर उसकी गिरफ्तारी हुई और US में उसका एक फ्रेश ट्रायल शुरू हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने 8 अक्टूबर 1996 को अपना फैसला सुनाते हुए रज़ाक को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। तो दोस्तों, ये कहानी थी फ्लाइट 648 के हाईजैकिंग की और इससे जुड़े ब्रूटल हत्याकांड की। आपको ये कहानी कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।